आई ट्रीट मनी एज माई जेलस गर्लफ्रेंड। मैं पैसे को जिस तरीके से देखता हूँ वो बहुत लोगों को सुनने में बहुत स्टूपिड लगेगा और बहुत लोगों को हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे। उस टाइम पे आई यूज्ड टू सेल बुक्स, शूज, वॉलेट्स, बैग्स, वॉचेस। मैं सक्सेस को पैसे से मेजर ही नहीं करता हूँ। तो मैंने तो 20, 30, 50 रुपये, 100 रुपये से कमाना शुरू किया। मनी बहुत लिमिटेड नहीं है, पैसा अबंडेंट है। इफ यू टेक केयर ऑफ योर मनी विल टेक केयर ऑफ यू। देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट यू नीड टू डू। सिर्फ 2 चीजें करो आप अपने पैसे को ध्यान रखने के लिए। सबसे पहले तो ये 3 ही इमोशंस हैं विच विल मेक और ब्रेक योर बैंक बैलेंस: फियर, ग्रीड एंड रिग्रेट। गेटिंग वाला माइंडसेट ना बहुत हो गया अभी, ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हो गया। हाँ. अब वो गिविंग वाला माइंडसेट ना, आई थिंक यूथ हैज द पावर टू डू दैट। द मोमेंट यू अटैच इमोशंस विद मनी, द गेम इज ओवर एट दैट वेरी मोमेंट। क्या आपको अपने फाइनेंसेस को समझने में और मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है? घर खरीदा जाए या रेंट किया जाए, क्या क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए? किस तरह से हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें? इन्वेस्टमेंट या सेविंग, क्या सही तरीका है फाइनेंशियल वेल्थ बिल्ड करने का? अगर आपके इस तरह के सवाल हैं और आप इनसे जूझ रहे हैं तो आज का एपिसोड है सिर्फ आपके लिए। एंड तक ज़रूर देखिएगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आया। Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. The Journey Within clearly समझाता है it's about our inner world. On this podcast, we navigate through the personal growth journeys and the journeys of self-discovery of our guests. Now, उनकी stories के, उनके experience के through हम समझते हैं कि हम कैसे अपने inner world को बेहतर तरीके से समझें, emotional processing of the life that is happening for me in the outer world, उसको एक better perspective से देखें. Today I have with me CEO of Divine Media. He is a young content creator and entrepreneur, all of 21 years old. लेकिन उनके financial और marketing insights जो हैं, जो वो अपने social platforms पर share करते हैं through brand case studies, through his individual videos, वो youth को बहुत inspire कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि finance को कैसे अच्छे से understand करें। तो चलिए आज अपने financial wellness की बातें करते हैं with Aditya Saini. Hi Aditya, how are you? I'm good, man. Aditya, you faced a very big traffic. यहाँ पे आते हुए काफी टाइम लग गया। अभी आप ठीक हो, comfortable I'm हो? good, बहुत बढ़िया मैम। Aditya, do you think that money can buy happiness? No, it cannot. Just now, my intern was telling me that I would like to cry in a Lamborghini than just cry at my home. So I would go for money and I would prioritize money over other things. And I was like, you're too young and this is your belief system right now. Time changes a lot of things. And she was like, no, I'm very clear about this. The moment you attach emotions with money, the game is over at that very moment. चाहे वो फियर हो, ग्रीड हो, रिग्रेट हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, कुछ भी हो, आप उसको मनी के साथ अटैच मत करो। मनी कैन बाय यू अ गुड बेड, इट कैन नॉट बाय यू स्लीप। मनी कैन बाय यू गुड हेल्थ केयर, इट कैन नॉट बाय यू हेल्थ। मनी आपको हैप्पीनेस नहीं लाके देता। मनी इज अ टूल जिसका इस्तेमाल आप करते हो अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से थोड़े से कंफर्टेबल सिचुएशन में लाने के लिए। दैट्स ऑल। आपकी हैप्पीनेस उस कंफर्ट से नहीं होनी चाहिए, आपकी हैप्पीनेस उस पैसे से नहीं होनी चाहिए, आपकी हैप्पीनेस उन चीज़ों से होनी चाहिए जो कि मनी से बहुत अलग है। मेरे आसपास लोग कौन से बैठे हैं, मेरा सर्कल कैसा है, मेरा पार्टनर कितना सपोर्टिव है, मेरा पार्टनर कितना लॉयल है, मेरे अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं, मैं अपने काम में कितना फोकस्ड हूँ, क्या मुझे अपने काम में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ये सारी चीज़ें कभी पैसे से खरीद नहीं पाओगे। और अगर आपका ध्यान इन चीज़ों पे है ना, तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि पैसे से मैं खुशी खरीद सकता हूँ। पैसे से खुशी नहीं आती है, पैसे से सिर्फ कंफर्ट आता है। और पैसे से जो चीज़ आप लेके आओगे ना, जिससे आपको लग रहा है कि उससे खुशी मिलेगी, बहुत टेम्परेरी होती है। 1 दिन 2 दिन में चली जाएगी। उसके बाद क्या करोगे, कितना खर्च कर लोगे। मैं तो आपसे पूरी तरह से इस बात में सहमति रखती हूँ बिकॉज मैंने तो ये प्रैक्टिकल करके भी देखा है। आप समझो, मनी इज़ अ नेसेसिटी। चाहिए आपको पैसा, लेकिन आप पैसे को सब कुछ मत बनाओ। बहुत लोग अपनी हेल्थ खराब करते हैं पैसे कमाने के पीछे, उसके बाद वो पैसा खर्च करते हैं अपनी हेल्थ को वापस लाने के लिए। आप समझो, आप पैसे क्यों कमाते हो? ताकि आप अपने लाइफ का जो अपना वे ऑफ लिविंग थोड़ा सा अपग्रेड कर पाओ। अगर पैसा कमाने का प्रोसेस ही आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, आपके वे ऑफ लिविंग को बिगाड़ रहा है, तो उस पैसे कमाने का पॉइंट क्या है? आप समझो ना, राइट? कोई पॉइंट नहीं है। जिस दिन आपने अपना रिलेशनशिप पैसे के साथ क्लियर कर लिया ना,
बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बहुत I think सिंपल हो जाएगी asking the why is very important. Ki, व्हाई डू आई नीड मनी yeah, why do I need money? Why do I need this much एंड money? Why हाउ do I मच want to, मनी, yeah, how much हाउ money? मच मनी, लोगों And का ना how हाउ do मच I want to क्लियर नहीं होता। multiply? आप किसी 20-25 साल 20-22 साल के बच्चे से पूछो भैया कितना पैसा चाहिए, कहता है मिनिमम 100 करोड़ तो चाहिए, उससे नीचे तो बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप उससे पूछो कि 100 करोड़ क्यों चाहिए, वो आपको ऐसे लेम रीजंस देगा, मुझे अपने मम्मी पापा को दुनिया घुमानी है, मुझे उनके लिए घर बनाना है, मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना। दिस इज सो स्टूपिड। क्योंकि पता है आपको 100 करोड़ जो कमाता है ना वो ऐसी चीज़ें सोचता नहीं है। और 100 करोड़ कमाने का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपकी थिंकिंग इतनी चेंज कर देगा कि उसके बाद आपके ऐसे सपने रह ही नहीं जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये सपने ना आप 2-3-4 करोड़ में भी पूरे कर सकते हो। 100 करोड़ की जरूरत नहीं है, आपने बस ये अपने दिमाग में बिठा लिया है कि नहीं 100 से कम में तो काम ही नहीं चलेगा। राइट, कुछ हमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर सेट कर लिए ना, जिसके पीछे भागना हैज बिकम देखो डेट्रीमेंटल। स्टैंडर्ड सेट करना खराब नहीं है, लेकिन आप उस स्टैंडर्ड को सेट करने के पीछे का वाई सेट करो, ये बहुत ज़रूरी है। आपका वाई क्लियर नहीं है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। पैसा चाहिए ठीक है, क्यों चाहिए ये पता ही नहीं है। हाँ, मतलब वही ना, फर्स्ट आना है लेकिन क्यों आना है वो पता नहीं है। फर्स्ट आना है क्योंकि आना चाहिए, विच इज़ नॉट अ गुड इनफ रीजन इन टूडेज टाइम्स। एटलीस्ट आज के ज़माने में वो फिट नहीं बैठता है। हाँ आई थिंक पहले 25-30 साल पहले शायद वो मेंटालिटी फिर भी फिट बैठती थी, क्योंकि हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं थे चीज़ें समझने के और क्लैरिटी लेने के। आज की डेट में देयर इज़ एवरीथिंग अवेलेबल, ऑल द इन्फॉर्मेशन, नॉलेज इज़ अवेलेबल। तो आप अपने आप को थोड़ा और जागरूक रखें, थोड़ा और नॉलेज गेन करें, तो आई थिंक वो आपका वाई भी क्लियर होने लग जाता है। लेकिन आपको उस क्वेश्चन के साथ बैठना पड़ता है कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है जो आप एक्चुअल में चाहते हो। अच्छा, आप एक्स चाहते हो, अगर उसका रास्ता मनी के थ्रू गुजर रहा है, कितने मनी के थ्रू गुजर रहा है, उसको कैसे आप एक तरह से मॉडिफाई कर सकते हो कि वो आपके फेवर में काम करे, ना कि आपके अगेंस्ट। जैसा आपने कहा कि आप चल तो इस रास्ते पे रहे हो, बट आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, सब कुछ आसपास टूट रहा है, लेकिन आप भाग रहे हो एक ऐसे गोल के पीछे विच इज मेकिंग ऑल ऑफ दिस हैपन इन योर लाइफ। तो वो शायद एक सही अप्रोच नहीं है। या तो आपको अपने उस गोल को थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए, या अपनी अप्रोच को शिफ्ट करना चाहिए। मतलब कुछ तो है दैट इज नॉट वर्किंग होलिस्टिकली फॉर यू इन दिस अप्रोच। दैट्स अ गुड थॉट। जिस दिन आप इस लाइन को इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, आपका मनी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप खराब है इसलिए आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप वो रिलेशनशिप अच्छा करो ना, वो रहेगा आपके साथ। आदित्य, आप सिर्फ 21 साल के हो, और मैं आपकी उम्र नहीं बताना चाहती हूँ, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हो इस एज में, और जो आप नॉलेज रखते हो फाइनेंस के बारे में, वो ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब अगर मैं अपने टाइम पे वापस जाऊं, जब मैं 21 साल की थी, मुझे कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैं अगर आज भी सोचूं तो फाइनेंस के बारे में, ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, बट फाइनेंस के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, फेमिलियल सिस्टम हमें ना तैयार नहीं करता है अपने फाइनेंशियल वेलबींग को या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से प्लान करने के लिए। आप पैसे को, मनी को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो? So I come from a finance background. If I talk about my family, so my family is from a proper finance background. My father is a chartered accountant. He has been a CFO for multinational companies and he's worked many years in the corporate, so he understands finance और उनका पूरा background finance का रहा है। तो ये मेरे finance background से मैं वैसे तो आता हूँ। मतलब बचपन से आप ये सारी टर्म्स जो हमें अब सुनने को मिल रही हैं, विच इज लाइक थिंग्स रिलेटेड टू टैक्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, ट्रेडिंग, ये सब आप बचपन से सुनते समझते आ रहे हो। और अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग बोथ। तो मैंने, अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं एंड द थिंग्स दैट आई हैव डन, तो मैं उस सिनेरियो में एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूं। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड को कंबाइन कर दूं विद माय मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मैं एक फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों बैकग्राउंड से कंबाइन आता हूँ। मैं पैसे को जिस तरीके से देखता हूँ वो बहुत लोगों को सुनने में बहुत स्टूपिड लगेगा और बहुत लोगों को हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे। जब भी कोई मेरे से पूछता है ना कि क्या आप पैसे इस्तेमाल कैसे करते हो, किसी के भी पैसे इस्तेमाल करने के तरीके से पता लग जाता है वो पैसे को देखता कैसे है। तो मैं हमेशा पैसे को ऐसे देखता हूँ कि मनी इज़ अबंडेंट। मनी बहुत लिमिटेड नहीं है, पैसा अबंडेंट है। बट जो रिलेशनशिप मैं पैसे के साथ शेयर करता हूँ दैट इज़ ऑफ अ जेलस गर्लफ्रेंड। आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, वो आप पे ध्यान नहीं देगी। आप उसको सही से ट्रीट नहीं करोगे, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। आप उसको ध्यान से रखो, उसको प्यार से रखो, उसका ध्यान रखो। इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर मनी विल टेक केयर ऑफ़ यू। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ट्रेडिशनली हमारे सोसाइटी में चलती हुई आ रही है उनको फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वहाँ पे
चीज़ें अलग आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं एक बहुत छोटे से उसमें समराइज करूँ तो आई ट्रीट मनी एज माई जेलस गर्लफ्रेंड। Then how do you take care of money? देर आर ओनली टू थिंग्स दैट यू नीड टू डू। सिर्फ दो चीज़ें करो आप अपने पैसे को ध्यान रखने के लिए। सबसे पहले तो कोई भी पैसा छोटा पैसा नहीं है। अगर आप 20 रुपये की इज्जत नहीं कर सकते हो, आप 20,000 की भी इज्जत नहीं करोगे। तो जो भी अमाउंट है, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, आप उस अमाउंट को रिस्पेक्ट करना सीखो। आज की डेट में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि वो लोग कमाना ही शुरू करते हैं व्हेन दे आर 23, 24, 25। तो जब वो 24, 25 पे कमाना शुरू करते हैं तो उनकी जो स्टार्टिंग पैसे कमाने की जो स्टार्टिंग होती है वो हज़ारों में होती है। क्योंकि वो स्टार्टिंग ही हज़ारों में हुई है ना, तो कभी वो 100-200 रुपये को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट हज़ारों से किया है। मैंने बहुत यंग एज में किया था, तो ऑब्वियसली बात है, व्हेन आई वाज 12 तो मैंने तो 20, 30, 50 रुपये, 100 रुपये से कमाना शुरू किया। तो क्योंकि मैंने शुरू 50-100 रुपये से किया ना, तो मुझे 100 रुपये की वैल्यू समझ में आती है। मैं 100 रुपये को भी रिस्पेक्ट करता हूँ जितना मैं 10,000 को रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है पैसे के साथ, वो ये है, आप पैसे के साथ ना कभी भी किसी तरीके के इमोशन को अटैच मत होने दो। चाहे वो ग्रीड का हो, चाहे वो फियर का हो, चाहे वो रिग्रेट का हो। ये तीन ही इमोशंस हैं विच विल मेक और ब्रेक योर बैंक बैलेंस। फियर, ग्रीड एंड रिग्रेट। फियर किस बात का? कि पैसा चला जाएगा। ग्रीड किस बात का? कि बहुत सारा चाहिए। एंड रिग्रेट इस बात का कि बहुत सारा आ सकता था पर मैंने कुछ किया नहीं वो बहुत सारा लेने के लिए। जब आप इन तीन इमोशन से डिटैच हो जाओगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने पैसे को संभाल के रखना। लाइक द वे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं मनी को एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। आदित्य, आपने बात की पैसे को समझने की। Understand money if you want to multiply your money or invest your money or reinvest your money. Now, there are two schools of thoughts here. एक तो है traditional school of thought, जहाँ पे we used to invest our money into gold, into real estate, into FDs, जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं पे वहाँ लो रिस्क और लो रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट में फिट बैठते थे। एक आजकल जो मॉडर्न वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, लाइक यू हैव SIPs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग, multiple ways to multiply your money faster. So what should one do with their money? Should we go for the traditional methods of multiplying our money or the modern ways like SIPs, stocks, trading, etc.? ट्रेडिशनल और मॉडर्न कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि अगर गोल्ड में कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल है, और कोई स्टॉक्स क्रिप्टो में कर रहा है तो वो मॉडर्न है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि ट्रेडिशनल मॉडर्न नहीं होता। जो मनी का फंडामेंटल है ना, मतलब पैसे के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जब उस पर्टिकुलर चीज़ की, जो आपने चीज़ खरीदी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसकी जो रियल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब आप कुछ भी लो, चाहे आप स्टॉक्स ले लो, आप रियल एस्टेट ले लो, आप गोल्ड ले लो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पैसे बढ़ेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं। आप मेरे से पूछो कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है, राइट? कि लोग ऐसे ही पूछते हैं कि भाई स्टॉक्स में पैसे डालें या रियल एस्टेट में पैसे डालें, गोल्ड में पैसे डालें या SIP करें, है ना? ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पे। आप में दम कितना है, आप में कितना दम है झेलने का, आपकी एपेटाइट कितनी है, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हो आप। अगर मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, मेरा 10,000 का नुकसान हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी के पास 20,000 रुपये पड़ा हुआ है, उसका 10,000 का नुकसान हो जाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों लोगों का रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है या कौन सी गलत है, ये डिपेंड करती है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और दूसरा आप किस चीज़ में बिलीव करते हो। कोई हो सकता है हमारी फैमिली में जो गोल्ड में बहुत बिलीव करता हो, पर कोई हो सकता है जो बोलेगा कि मैं तो गोल्ड में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो रियल एस्टेट में बिलीव करता हूँ या मैं तो स्टॉक्स में बिलीव करता हूँ। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। इसमें यहाँ पे ना कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट्स में, मनी में देर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, देर इज ऑलवेज ग्रे। इट्स ऑलवेज ग्रे, इट्स नेवर ब्लैक एंड वाइट। तो क्या करना चाहिए किसी भी यंगस्टर को या किसी भी इंसान को who wants to multiply their money? What should be their mindset day on day basis? बिकॉज ऑफ सो मच फाइनेंस कॉन्टेंट गोइंग ऑन सोशल मीडिया दीज डेज, पता है आज का जो यूथ है उसके दिमाग में क्या माइंडसेट बन गया है? माइंडसेट ये बन गया है कि मुझको करोड़ों चाहिए, मुझे
अमीर बनना है और मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे वेट नहीं करना है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको ये है कि मैं एसआईपी करूंगा या मैं स्टॉक्स में पैसा डालूंगा एंड आई विल बिकम वेरी रिच, मैं बहुत वेल्दी हो जाऊंगा। ये झूठ है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको ये सिखाया जाता है कि आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करो, आप करोड़ों कमा लोगे। कोई भी फाइनेंस क्रिएटर जो आपको आकर ये बोलता है ना कि अगर आप 20 साल की उम्र में एसआईपी करना शुरू करते हो तो 40 साल की उम्र में आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे। आप बस एक बार, अगर आपको कभी भी मौका मिले उन फाइनेंस क्रिएटर्स से मिलने का, अगर मेरे को भी कोई देख रहा है और मेरे से भी मौका मिले तो पूछना ज़रूर, आपने एसआईपी कौन सी उम्र में की थी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसने 20 साल की उम्र में शुरू किया हो। लेकिन आज यू विल सी मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर वेरी वेल्दी। रीज़न है उसका क्या है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। आप ये समझने की कोशिश करो, आप इन्वेस्टमेंट करके तभी अमीर बन सकते हो जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल होगा तो आप अमीर बनोगे। तो उस कैपिटल को पहले इकट्ठा किया जाता है। वो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड द राइट स्किल सेट्स, ताकि आप मार्केट में जाके कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म करो, कोई ऐसी चीज़ डिलीवर करो जिससे आपको पैसे आए। देर आर स्कीम्स, देर आर प्लान्स जिससे आपका 200% 300% के भी रिटर्न्स आते हैं, ऐसा है क्या? आते हैं। इफ़ यू गो ऑन द ट्रेडिंग साइड, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, 200-300% क्या 1,000% के रिटर्न्स भी आते हैं, हमने खुद निकाले हैं। किस तरह के इंसान को ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरह के इंसान को नहीं करनी चाहिए? ट्रेडिंग करने के लिए आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन ब्रेक हुआ, आपके पैसे गए। अगेन स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लोग अपने प्रॉफिट्स की बात करते हैं, मैं आपको अपने लॉसेस की बताता हूँ। मैंने अच्छा खासा लॉस किया है मार्केट में। एक दिन में 6-7-8 लाख रुपए भी लॉस में हम लोग गए हैं। हमने प्रॉफिट्स भी अच्छे बनाए, कंसिस्टेंटली हमने प्रॉफिट्स भी अच्छे बनाए, बट हमने लॉसेस भी अच्छे किए हैं। मैं मना नहीं करूँगा कि हमने लॉसेस नहीं किए हैं, हर ट्रेडर को लॉसेस होते हैं। मैं अपने लॉसेस की बात क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो लॉसेस हमने किए ना, वो सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि मैंने अपना डिसिप्लिन ब्रेक किया। और यही लर्निंग है, अगर आप डिसिप्लिन ब्रेक करते हो ना, आपके लॉसेस होना डेफिनेट है, होंगे ही होंगे। और किस तरह के डिसिप्लिन की आप बात कर सिंपल रहे हैं? डिसिप्लिन है। अगर पहली बात, ओवर ट्रेड नहीं करना। ओवर ट्रेड का मतलब होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर ली है या ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहे हो, मत करो। आपको ओवर ट्रेड नहीं करना। आपके दिन के, अगर आपकी 3 ट्रेड्स की कैपेसिटी है एक दिन के 2 ट्रेड प्रॉफिट में गए, पैकअप, लैपटॉप बंद करो, सो जाओ। 3 ट्रेड्स की कैपेसिटी है, दिन के 1 ट्रेड 2 ट्रेड लॉसेस में गए, तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, पैकअप, आज का दिन खत्म, लैपटॉप बंद करो, सो जाओ, अगला दिन आएगा। लोग क्या करते हैं, लॉस हो गया, ऐसे कैसे लॉस हो गया, इसको आज ही रिकवर करके उठूंगा। ओवर ट्रेड करते हैं और नुकसान हो जाता है और बड़ा लॉस हो जाता है। तो ओवर ट्रेड नहीं करना, ये डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना। दूसरा, औकात में रह के ट्रेड करो। जितना लॉस आप एक्चुअली में बेयर कर सकते हो ना, सिर्फ उतना ही लॉस बेयर करो, उससे ऊपर जाने मत दो अपने लॉस को। स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, या फिर आप उतनी क्वांटिटी बाय ही मत करो जितनी क्वांटिटी आप संभाल नहीं सकते हो। जस्ट बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, मत करो। थर्ड, स्टे अवे फ्रॉम ग्रीड। जब आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, मैं आपको अपना एक एनेक्डोट से समझाता हूँ, अपने एक रियल एग्जांपल देता हूँ। कुछ ही दिन पहले की बात है, हमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। पता है हमने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, और उस दिन जब वो डे क्लोज हुआ तो कितने लॉस पे क्लोज हुआ था, 1,70,000 रुपए के लॉस पे क्लोज हुआ था। जब प्रॉफिट दिख रहा था तब प्रॉफिट बुक नहीं किया। तब लगा कि और तब ज्यादा लगा बढ़ कि जाएगा। और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, लालच। ये तो बढ़ ही रहा है, ग्रीड, मेरा ये ग्राफ तो ऊपर बढ़ी जा रहा रहा है। है, ग्रीड। आप समझो, आपने अपना एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर रखा है ना, आप उस डिसिप्लिन को ब्रेक मत करो। अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं 300 पॉइंट पे एंट्री ले रहा हूँ, मैं 300 के प्राइस पे एंट्री ले रहा हूँ, मेरे को 350 पे एग्जिट मारना है, वो चाहे 500 जाए, 600 जाए, 380 जाए, कितना भी जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने डिसाइड किया है ना कि 300 में घुसा हूँ, 350 पे एग्जिट है, 350 पे एग्जिट है। आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो ना। मान लो मैंने 3 लाख रुपए से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 30,000 का प्रॉफिट मेरे को दिखाई दे रहा है, मेरा हो रहा है। क्यों नहीं एग्जिट कर रहे हो आप? क्योंकि आपको लालच आ गया है, अरे 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। क्योंकि आप उसको ना रिटर्न्स के नंबर में कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। 3 लाख रुपए से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 30,000 का प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है,
10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब मेरे को आज एक दिन में अपने कैपिटल पे 10% मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज में जो जाता है, दैट माय एडवाइजर ओनली डिसाइड्स कि कहाँ पे जाने वाला है। मुझे उसमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से कौन सी कंपनी परफॉर्म करेगी, हाँ, उसका धंधा किस तरह से चलता है। सो क्या ये सही तरीका है इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं? सब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान खुद नहीं रखते हैं, उनके लिए दे हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ इट। बहुत सारे लोग हैं जो खुद रखना पसंद करते हैं, सब्जेक्टिव है। अगर आपको फाइनेंस उस लेवल पे समझ में नहीं आता, मनी उस लेवल पे समझ में नहीं आता, तो आप मत करो ना। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान लो मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक रैपर हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अब हो सकता है कि मी बीइंग अ रैपर, आई एम अ वेरी गुड रैपर, मेरा रैप बहुत अच्छा है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। क्या ऐसा ज़रूरी है कि मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज हो? क्या ऐसा ज़रूरी है कि मुझे आता हो वो पैसा मल्टीप्लाई करना, या मुझे समझ में आता हो मार्केट्स? नहीं है। तो अगर मैं एक बहुत अच्छा रैपर हूँ तो मेरा काम क्या है? अच्छे गाने बनाना, अच्छा रैप लिखना, अच्छा परफॉर्म करना। हाँ, मतलब कभी नॉलेज ज़ाया नहीं जाती है, तो नॉलेज तो होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ना भी हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू इन सब प्लान्स को ले सकते हैं। डेफिनेटली फाइनेंस इज वेरी सब्जेक्टिव। मैंने कहा ना आपको, इट्स अ ग्रे अच्छा, ग्रे एरिया। फाइनेंस के हम ट्रेडिशनल वेज की बात करें थे, तो वन ऑफ द वेज इज प्रॉपर्टी, जो मेरे बचपन में तो बहुत पॉपुलर था कि आज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो 5 से 6 साल या 7 साल में डबल होना वाज अ श्योर शॉट थिंग। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो रिसेशन आया है, पर्टिकुलरली इन दिल्ली एनसीआर रीजन, इन प्रॉपर्टी सिनारियो, उसके वजह से पैसे मल्टीप्लाई तो छोड़ो, उल्टा नेगेटिव में आ गया है। कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए, कई प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं बीच में, कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो गए हैं तो अप्रिसिएशन नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ यंगस्टर्स पर्सपेक्टिव, जिसको आज घर खरीदना है, जिसकी एस्पिरेशन बहुत हाई है, सो इज बाइंग अ हाउस अ बेटर ऑप्शन और रेंटिंग इज मोर feasible in today's scenario? अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप, देखो बहुत लोग ना इस बात पे लड़ जाते हैं कि नहीं घर तो अपना होना ही चाहिए। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें ना लोग एज फैक्टर कंसिडर नहीं करते। आई सपोर्ट रेंटिंग, मुझे बहुत पसंद है रेंटिंग, ठीक है। आई रियली डोंट विश टू ओन द प्लेस विच वेयर आई लिव, ठीक है। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लव टू, दैट्स व्हेन आई टर्न 40। बट इफ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एट अ वेरी यंग एज, तो क्या आपको खरीदना चाहिए घर नहीं, या फिर रेंट आउट करना चाहिए? नहीं, तो फिर उस you पैसे का should क्या stay करो? on rent. You should invest in properties that give you capital appreciation or cash flow or both of them. Use that cash flow to make more money and then make a house. कोई प्रॉब्लम नहीं है घर खरीदने में। बात ये होती है कि घर खरीदने का सही टाइम होता है। घर खरीदना खराब बात नहीं है, सही वक्त पर घर लेना सही बात। आप अगर अपने अर्ली 20s में हो और आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, मैं उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूंगी। आई वुड से कि प्रेफर करो उस पैसे को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो आप। आई थिंक हमें उस पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे की समझ बनाने में भी। ये गलतियां मैंने की है। मैं जब 21 ईयर्स की थी, आपके बराबर थी, तो मैंने अपना पहला घर खरीदा। जब मैं 22 एंड हाफ की हुई तो मैंने अपना दूसरा घर खरीदा, एंड दोनों टर्न आउट टू बी सच बैड इन्वेस्टमेंट्स कि मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो रिकवर करना भी मुश्किल हो गया। सो आई कंप्लीटली अग्री कि उस एज में थोड़ा पैसे को समझना, मार्केट को समझना और थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ लेटर। मैं मान लो फॉर सपोज आई एम 23-24, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं रेंट पे रहूँ चाहे मैं घर खरीद के रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने 40s में हूँ, अगर मैं रेंट पे रह रहा हूँ या मैं घर खरीद के रह रहा हूँ, फ़र्क पड़ेगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। अगर मैं अपने 40s में हूँ, मेरी डेफिनेटली वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, राइट। ऑल्सो मेरा एक सोशल सर्कल होगा जो कि एक वाइज सोशल सर्कल होगा। वो लौंडे लपाटों वाला सोशल सर्कल नहीं होगा। अब मैं 40s में हूँ ना, तो मेरा एक सोसाइटल, मेरी एक वैल्यू है, सोसाइटल वैल्यू है मेरी एक, राइट। तो वहाँ पे ना मेरी उस घर की, जो मैंने घर परचेज किया है, उसकी कंज्यूमेबल वैल्यू बढ़ जाएगी।
एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कंज्यूमेबल वैल्यू, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने 40s में हूँ, हो सकता है मेरे सर्कल के लोग भी मेरे घर आएँ, हो सकता है बिजनेस के लोग मेरे घर पे आएँ, मेरी वाइफ के फ्रेंड्स मेरे घर पे आएँ, राइट? तो उस पर्टिकुलर घर की कंज्यूमेबल वैल्यू कितनी ज़्यादा है, आप ये देखो ना, वहाँ पे मैटर करता है कि घर मेरा है या नहीं है, अच्छे से बना रखा है या नहीं बना रखा है। पर अगर मैं 20s में हूँ तो उसकी कंज्यूमेबल वैल्यू उतनी नहीं है ना, तो कोई सेंस नहीं बनता है मेरा घर ओन करने का। आदित्य, कोई ऐसी 3 किताबें बताइए दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड मनी बेटर। 3 बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं मनी के बारे में विच हैज चेंज्ड माई माइंड। नंबर 1 इज साइकोलॉजी ऑफ मनी, ओह, दैट्स अ ब्रिलियंट बुक। राइट? नंबर 2 इज गाइड टू इन्वेस्टिंग, that is by Mr. Robert Kiyosaki, a very famous author you might be knowing. Yeah, he was in India just a few days ago. Yeah, and the third one is The Conspiracy of the Rich, that is also by Robert Robert Kiyosaki, Kiyosaki, yeah. right? बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू लर्न अबाउट मनी, तो आप इन 3 बुक्स को पढ़ने के बजाय पैसे को यूज़ करना शुरू करो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। आपको वहाँ पे जो सीखने को मिलेगा ना, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। किस तरह के एक्सपीरियंसेस की आप बात कर रहे हो? आप इवेंट्स में जाओ, आप छोटी छोटी जगहों पे पैसा खर्च करके देखो कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस आता है। 1000 रुपये है ना आपके पास, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं एंड यू फाइंड स्टारबक्स वेरी एक्सपेंसिव, मैं आपको बोलूँगा आप प्लीज़ एक बारी जाओ, एक लैपटॉप अपना लेके जाओ, एक बुक लेके जाओ, स्टारबक्स में बैठो, 400-500 रुपये की कॉफ़ी ऑर्डर करो, कॉफ़ी को एंजॉय करो, खर्चो वो पैसा। जब आप वो 500-600 की कॉफ़ी पियोगे ना वहाँ पे बैठ के, आपको, अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि लड़के कैसे सोचते हैं। लड़कों की थिंकिंग पता क्या होती है? अरे 500 की कॉफ़ी 50 की पियेंगे, घर पे बना लेंगे। मैं ये सेम थिंकिंग कैरी करता था। हम एक ही जगह से आते हैं, डोंट वरी, ठीक है? बट इसको मैंने चेंज किया, और जब मैंने इसको चेंज किया सब कुछ चेंज हो गया। जब आप वो 500 रुपये खर्च करके एक महंगी जगह पे बैठ के कॉफ़ी पीते हो ना, आपको एक्चुअली में समझ में आता है कि आपने वो 500 रुपये कॉफ़ी के लिए तो दिए ही नहीं है, आपने वो एक्सपीरियंस के लिए दिए हैं। ये आपको तब पता लगेगा जब आप एक्चुअली में ये चीज़ नोटिस करोगे स्टारबक्स में जाके, जब आप वो 500 रुपये की कॉफ़ी पियोगे। ऑब्जर्वेशनल नॉलेज इकट्ठा ऑब्जर्व करना। करो, आपको उस एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑल्सो आप कभी स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पियो, और आप किसी भी एक नॉर्मल से नुक्कड़ पे बैठ के कॉफ़ी पियो 50 रुपये की। सबसे बड़ी बात ये है, दोनों जगहों पर जो लोग बैठे होंगे ना, वो लोग बहुत अलग होंगे। आप बस वहाँ पे बैठ के उनकी अगर बातें सुन लोगे ना, आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑल्सो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा कन्वीनियंस पे पैसा खर्च करना सीखो। वहाँ से आपको पैसा कमाने की इच्छा बढ़ेगी और आप अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। दिस इज़ माई थॉट, ये मेरा ओपिनियन है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरा बहुत माइंडसेट चेंज किया है पैसे को लेकर। आदित्य, मैं आपसे क्रेडिट कार्ड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज तक इस एज तक मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड ना है ना था। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कभी क्रेडिट कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। और मैं बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट टुवर्ड्स मनी से आती हूँ, जो कि आई थिंक बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू मिलती है। सो क्या करें, मतलब शुड वन गेट अ क्रेडिट कार्ड और नॉट? मुझे बहुत पसंद है क्रेडिट कार्ड्स, मैं क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करता हूँ, मैं डेबिट कार्ड यूज़ ही नहीं करता हूँ, हार्डली यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, क्रेडिट कार्ड से ना खर्चा सिर्फ तब करना चाहिए जब आप डेबिट से भी कर सकते हो। मैं क्रेडिट कार्ड से उतने ही पैसे खर्च करता हूँ जितने पैसे मुझे पता होता है मेरे डेबिट में पड़े हुए हैं। नंबर 1 इज़ दिस, अगर आपने इस रूल का, ये रूल बिठा लिया अपने दिमाग में और ये डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया, सॉरी, कि मैं क्रेडिट कार्ड से उतने ही पैसे खर्च करूँगा जितने पैसे मेरे डेबिट में हैं। मैं डेबिट से भी कर सकता था, इसलिए मैं क्रेडिट से कर रहा हूँ। मैं यूज़ करता हूँ क्रेडिट कार्ड क्योंकि मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। पहली बात, मेरे को वो पैसा आज नहीं देना, मेरे को 50 दिन के बाद देना है। वो पैसा मैंने जो खर्च किया है वो मेरे डेबिट में पड़ा हुआ है ऑलरेडी। मैं उस पैसे पे और पैसा कमा लूँगा उन 50 दिनों में। ये पहला रीज़न है, क्योंकि आई हैव माई ओन बिजनेस, मैं बाकी चीज़ें भी करता हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, तो मेरे लिए सेंस बनाता है कि मैं 50 दिन का एक एक्सटेंडेड लोन ले लूँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू। दूसरा रीज़न है, मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो मेरे पैसे बचते हैं बहुत सारी जगहों पे। मेरे को यहाँ तक कि पेट्रोल पे भी पैसे बचते हैं, मेरे सरचार्ज नहीं लगता है बिकॉज ऑफ माई क्रेडिट कार्ड। ऑल्सो मेरे को एयरपोर्ट पे फ्री लॉन्च एक्सेस मिलता है, बहुत जगहों पे फ्री चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं क्यों ना यूज़ करूँ।
लेकिन एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन इस चीज़ का कि क्रेडिट कार्ड से आप पैसे तभी खर्च करो जब आप डेबिट से भी कर सकते थे। एंड डेफिनेटली अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली यूज़ करो ना, तो क्रेडिट कार्ड से आपके बहुत पैसे बचते हैं और आप बहुत पैसे कमा भी सकते हो क्रेडिट कार्ड से, प्रोवाइडेड आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। लेकिन आजकल वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, दैट वी हैव बिकम कंपल्सिव बायर्स। इम्पल्सिव बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ एक बार इंटरनेट पे देख लें, वो हर ऐप पे आपको स्टॉक करती रहती है कि यहाँ से मुझे खरीद लो, यहाँ से मुझे खरीद लो, यहाँ से मुझे खरीद लो, और डिस्काउंट कूपन्स, इस सब से या इम्पल्सिव बाइंग बहुत बढ़ गई है। और जो इम्पल्सिव बाइंग है मोस्टली हैपेंस ऑन क्रेडिट कार्ड, जिस वजह से लोग बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी झेलते हैं। हाँ, तो मैं उसको आपको कैसे हम ओवरकम करें? एक इम्पल्सिव बाइंग का मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न बताऊं, डिप्रेशन। कभी भी आप मार्केट में ना कंपल्सिव बायर्स को नोटिस करना, उनके डेमोग्राफिक्स को स्टडी करो। आपको कभी भी हमारे पेरेंट्स के एज के लोग ना कंपल्सिव बाइंग करते हुए नहीं दिखेंगे। मेरे डैड को मैंने आज तक कभी कंपल्सिव बाइंग करते नहीं देखा, ऐसे इम्पल्स डिसीजंस लेते हुए नहीं देखा। शायद आपको भी अपने पेरेंट्स नहीं याद होंगे। क्यों है ऐसा? ये इम्पल्सिव बाइंग कौन करता है? यूथ करता है, हम जैसे लोग करते हैं। हमारे पेरेंट्स कभी नहीं करते हुए। हाँ, जो एक मोमेंटरी हैप्पीनेस मिलती है इम्पल्सिव बाइंग से, वो जो किक आपको देती है ना, वो बहुत कहीं न कहीं हमारा ऑक्सीजन जैसा बन गया है आपके हमारी लिए। पुरानी जनरेशन ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव ही नहीं करती थी। उनको पता है कि अच्छी चीज़ें होने में वक्त लगती है। ये हमारे अंदर की खुजली है कि आज ही खुश होना है, आज ही सब कुछ चाहिए। हमारे पेरेंट्स में आपको कभी ये जल्दबाजी नहीं मिलेगी। आज के यूथ को बहुत जल्दबाजी है, हम सबको बहुत जल्दी है यार। क्योंकि सोशल मीडिया पे देख लिया ना कि कहीं कोई 22-23 साल में बढ़िया फोड़ रहा है, तो अपने आप को 22-23 साल की उम्र में खराब फील लगता है। अपने आप को लगता है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स को कभी 22-23 साल की उम्र में ना ऐसा लगता नहीं होगा, हमें लगता है। पैसे के साथ रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें? बदल दो आप ये बदल दो कि मैं, देखो लोग पता है पैसे को कैसे देखते हैं। लोग ऐसे देखते हैं कि आई वॉन्ट दिस मनी, या मुझे ये चाहिए ताकि इससे मैं ये ला सकूं। तो लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को वो मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए जो वो पैसे से खरीद सकते हैं। जिस दिन आप पैसे को ऐसे ट्रीट करोगे ना कि आई नीड मनी, क्योंकि ये मेरे पास होगा तो मेरे को मेंटली थोड़ी सी शांति होगी कि मैं ठीक हूँ, मेरे को अपने घर वालों को ठीक रखने के लिए मेरे पास कुछ है, वो खा सकते हैं, अच्छा मैं अच्छा खा सकता हूँ, मुझे कहीं जाना है तो मैं जा सकता हूँ, उन्हें कहीं लेके जाना है तो मैं ले जा सकता हूँ। बस जिस दिन मैं इतना सोच लूँगा ना, उस दिन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पैसा मैनेज करना। बट आप क्या करते हो? आप अपने दिमाग में बनाते हो कि ये चाहिए मुझे, मुझे इतना पैसा चाहिए क्योंकि मुझे ये खरीदना है, मुझे इतना पैसा चाहिए मुझे ये खरीदना है। आपको वो मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, आपको पैसे नहीं चाहिए। आप समझो, आप जिस दिन वो मटेरियलिस्टिक चीज़ छोड़ दोगे ना, आप बस कहोगे कि मुझे पैसा चाहिए ताकि मेरे को मेंटली थोड़ा सा सुकून मिले, ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे जो आपको अभी उसके साथ वो फियर को कनेक्ट और करती है। एक क्वेश्चन जो हेल्प करता है उसको और डीपली समझने में, वो है कि उससे क्या होगा। मतलब अगर मैं सोच रहा हाँ, हूँ कि मुझे 10 करोड़ का घर चाहिए, तो उससे क्या होगा? अगर आप उस अगले क्वेश्चन को आंसर करो ना, मोस्ट ऑफ अस स्टॉप हियर ओनली कि मुझे 10 करोड़ का घर चाहिए, स्टेटमेंट यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उसको लेने के बाद क्या होगा, उसका मेरी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यू ऐड है? अच्छा, उसका वैल्यू एड ये है कि मेरे फ्रेंड्स के लिए मेरा एक लेवल ऊपर हो जाएगा, मेरे घर पे मैं लोगों को बुला पाऊंगा, तो उससे क्या होगा? फिर उसका अगला, तो ऐसे अगले अगले क्वेश्चन कि इससे होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या करते जाओ ना, तो आप एंड में एक ऐसे आंसर पे पहुंचते हो जो आपको कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी दे देता है कि मैं एक्चुअली इस गोल को किस लिए बना रहा मैं हूँ। आपको एक बात सच बताता हूँ। मेरे को ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा इसलिए चाहिए ताकि हम अपने मम्मी पापा को एक बड़े घर में ला पाएँ, बड़ी गाड़ी में घुमा पाएँ। आपको एक बात बताऊँ, मैं हर उस इंसान से एक चीज़ बोलता हूँ, तू खुद से झूठ बोल रहा है भाई, तू खुद से झूठ बोल रहा है। तुझे ये सब अपने लिए चाहिए, बताता हूँ क्यों। तू बस मम्मी पापा का नाम इसलिए ले रहा है ताकि तू अच्छा साउंड करे, तुझे करना अपने लिए ही है। कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे, नहीं 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 मुझे तो उनके लिए करना है। एक बात सच बताता हूँ, मैंने मान लिया कि तुम्हें उनके लिए करना है। एक बार ज़रा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के एक बार ही ना उनसे ज़रा पूछना कि पापा, क्या आप सच में मेरे से यही चाहते हो कि मैं आपको एक बहुत बड़े घर में ले जाऊँ? क्या आप सच में मेरे से यही चाहते हो कि मैं आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठाऊँ? आपको पता है 99% पेरेंट्स आपको उसी वक्त आपको जवाब मिल जाएगा अपनी इस चीज़ का, वो नहीं चाहते आपसे ये। आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो आप उनको एक बहुत बड़े घर में बैठा दो। आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप उनको एक बहुत बड़ी बहुत लैविश गाड़ी में लेके जाओ। आपके पेरेंट्स को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। पहला, अपना ध्यान रखो, आप ठीक हो या नहीं हो,
दूसरा, जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो तो क्या आप उनके पास हो या नहीं हो। अगर आप सिर्फ ये 2 चीज़ें कर सकते हो ना, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आपके पेरेंट्स ज़िंदगी में कभी भी आपको आकर ये नहीं बोलेंगे कि तूने हमें बड़े घर में नहीं बिठाया, तूने हमें बड़ी गाड़ी में नहीं घुमाया। किसी के माँ बाप ये नहीं बोलेंगे, किसी के भी, क्योंकि उन्हें वो चाहिए ही नहीं है। ये आपको चाहिए। आपके पेरेंट्स को आपका वक्त चाहिए, उन्हें आपकी गाड़ी से कोई लेना देना नहीं, आपके घर से कोई लेना देना नहीं, और उनको ये चाहिए कि आप ठीक हो या नहीं हो। खुद को खराब मत कर लेना इस प्रोसेस में। एक चीज़ की जो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, जो मैं चाहती हूँ कि व्यूवर्स को भी मिले, वो ये है कि आपको अपना व्हाय समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि एक जो नॉर्मल माइंडसेट है ना, वो यही कहता है कि कितना मल्टीप्लाई कर लूँ, कितना बढ़ा लूँ। लेकिन उसके पीछे व्हाय क्या है और उस प्रोसेस में आप खुद के साथ क्या ट्रेड ऑफ कर रहे हो, वो जब आपको समझ में आ जाएगा, तो आई थिंक पैसे के साथ आपका रिश्ता वैसे ही हील हो जाता है। जैसे मेरी 5 साल पहले एक एक्स अमाउंट की अगर रिक्वायरमेंट या एक विज़न था, वो आज थोड़ा चेंज हो गया। इसलिए नहीं कि मेरी महत्वाकांक्षा कम हो गई है या मेरी इच्छाएँ कम हो गई हैं, वो इसलिए कि मेरा वो रिलेशनशिप शायद कहीं न कहीं सुधर गया हाँ, है। तो मेरी वो ऑलरेडी ना वो ट्वीक हो गया माइंड में विद जो टाइम रिक्वायरमेंट बदलेगा थी। ये जल्दी नहीं बदलता, ये विद टाइम बदलता है। आदित्य, आपने इतनी यंग एज में बहुत सारा पैसा कमा भी लिया है और ट्रेडिंग भी करते हो, स्टॉक मार्केट भी करते हो, यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हैं आपके। आपको एक पब्लिक वैलिडेशन भी मिलता रहता है अपनी चीज़ों के बारे में कि जो मैं सोच रहा हूँ, काफ़ी लोग आपकी वीडियोस को लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? अभी रिसेंटली ना, कुछ टाइम पहले ना, किसी ने ना मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई मैं ना आपकी वीडियो देखता हूँ, और मैं ना कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हुए ना मैंने आपकी वीडियो से बनाए हुए नोट्स को यूज़ किया। सिर्फ इतनी है मेरी कमाई। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन यही है। जब कोई मुझे आकर ये बोल देता है ना कि आपकी मदद से हमने ये अचीव कर लिया, या आपने हमें यहाँ पे इस तरीके से हेल्प कर दी, मेरे लिए वही है सक्सेस की डेफिनेशन। मेरे लिए वही कमाई है। मेरे को इतना मैटर नहीं करता कि अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, क्या बन रहा है, वो सब उतना मेरे को नहीं मैटर करता। इसको बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे तुम संत बन गए क्या, या ऐसे ये ऐसा कुछ नहीं है। मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। सेम चीज़ मेरे पेरेंट्स को जितना चाहिए ना, उतना उनके पास है। तो मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं है। उनको बस एक ही चीज़ चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होता हूँ जब कोई मुझे आकर ये बोल देता है कि आपकी मदद से हमने ये कर लिया। तो बस इतना ही सफ़र है और इतनी कमाई है, और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन यही है। मैं सक्सेस को पैसे से मेजर नहीं करता, मैं सक्सेस को फेम से मेजर नहीं करता। मैं सक्सेस को उन लोगों की ज़िंदगी में जुड़े हुए इम्पैक्ट से मेजर करता हूँ जिन तक मैं पहुँच पाया हूँ किसी ना किसी ज़रिए से। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे हाउस हेल्प पे अभी उनकी मदर बहुत बीमार थी, हमने उनका इलाज करवा दिया। ये मेरे लिए सक्सेस है। मेरे लिए यही सक्सेस है कि उसको कितना अच्छा फील होता है कि मेरी मदद से आज उसकी मदर अच्छी हैं। वो खुश होता है मेरे साथ बैठ के, ही फील्स हैप्पी अबाउट मी, ही सेज कि भैया आपने मेरी मदद कर दी। मेरे लिए यही कमाई है। मेरे को इसी में मज़ा आता है। मेरे लिए यही सक्सेस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया जिसकी मदद से मैंने किसी और की ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट डाला, शायद किसी की जान बचाई, शायद किसी को कुछ नया सिखा दिया। तो यही सक्सेस है मेरे लिए। आज भी हमारी कमाई का काफ़ी अच्छा अमाउंट चैरिटी में जाता है। हम बच्चों का खाना और उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं। ये सक्सेस है मेरे लिए। जब वो स्माइल करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, ये यही सक्सेस है। मैं सक्सेस को पैसे से मेजर ही नहीं करता हूँ। आदित्य, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपके थॉट्स सुन के, बिकॉज आई थिंक हमारे कंट्री का जो यूथ है, अगर वो कंट्रीब्यूशन की तरफ अपने माइंडसेट को लेके आए, क्योंकि ये मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, गेटिंग वाला माइंडसेट ना बहुत हो गया अभी। ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, अब वो गिविंग वाला माइंडसेट ना, आई थिंक यूथ हैज़ द पावर टू डू दैट। चाहे आप वो अपने कंटेंट के थ्रू कुछ अच्छी बातें बताकर गिव कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को गिव कर रहे हैं, चाहे आप अपने पैसे या एक कमोडिटी के थ्रू किसी की मदद करके गिव कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन क्रिएट करना ना, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी में जो इम्बैलेंस हो गया ना, जो एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, उसको भी कहीं ना कहीं एक उस पे लेके आएगा, बैलेंस पे लेके आएगा। डेफिनेटली आपका एक बार ये बदल जाए ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छा तो फिर मत कमाओ पैसे, ये वो है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अलग है पैसे से। मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा पैसा मुझे हेल्प करता है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने में, ज़्यादा चीज़ें करने में, चाहे वो कंटेंट बनाना हो और चीज़ें करना हो।
बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करना हो, कुछ भी करना हो, वो मनी मेरे लिए टूल है जो मुझे हेल्प करता है अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ाने के लिए, आई डोंट थिंक वी शुड अपने मजे करने के लिए नहीं होता है वो। हाँ, मतलब अगर मैं आई अपने डोंट थिंक टर्म्स में अगर बात हम करूँ अपने तो पैसे को एन्जॉय भी कर रहे हैं या आप करो कंट्रीब्यूशन एंजॉय। क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई गिल्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ, नहीं, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या हाँ, कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और आई थिंक ओनली दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई इट, यू डोंट नीड टू हैव अ गिल्ट ऑफ इट अगर आपकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। उसमें भी कोई गलती नहीं है अगर आपको क्लैरिटी है कि आपकी एम्बिशन क्यों ज़्यादा है। अगर आपको वो क्यों नहीं पता होता ना, व्हेन यू डोंट नो द व्हाई, आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा दैट इज़ द वर्स्ट प्लेस टू बी इन। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू आदित्य फॉर जॉइनिंग मी ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। आपने अपनी थैंक यू जर्नी फॉर शेयर की, इनवाइटिंग। आपने अपनी जर्नी शेयर की, इतनी सारी फाइनेंशियल एडवाइस दी, मैंने मुझे एडवाइस नहीं समझे। दी, मैंने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर की है। डोंट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस। आई ठीक जस्ट है, शेयर्ड यू माय थॉट्स कि मैं कैसे सोचता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आपने हमारे साथ शेयर किया कि आप फाइनेंस को कैसे देखते हैं, हाँ, कैसे समझते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है। एंड आई थिंक वो काफ़ी एम्पावरिंग है और काफ़ी यूनिक भी है आपका जो पर्सपेक्टिव है, फॉर योर एज, फॉर द काइंड ऑफ मनी दैट यू आर मेकिंग, फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द जर्नी विद इन Thank you so पॉडकास्ट। much, ma'am. Thank you for having me here. So, guys, you guys are watching me on the journey within a podcast. So, please like this video. और अगर आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ, प्लीज़ करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हमने फाइनेंसेस और फाइनेंसेस की मैनेजमेंट को लेके बात करी बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से। आपको सबसे बेहतरीन बात क्या लगी और आपने इस एपिसोड से क्या सीखा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।